नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का जो अर्थ होता है वो होता है संश्लेषण। और संश्लेषण का तात्पर्य है कि हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है, उपलब्ध सामग्री उपलब्ध सामग्री से नई वस्तु का निर्माण, यह कहलाता है सिंथेसिस। उपलब्ध सामग्रियां जो भी हमारे पास है उससे नई वस्तु का निर्माण सिंथेसिस कहलाता है। लेकिन हम यहां ये जो टॉपिक है सिंथेसिस वो इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में कौन सी नई सामग्री बनाएंगे हम? तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है वो सामग्री है सेंटेंसेज। तो हम उन उपलब्ध सेंटेंसेज से क्या बना सकते हैं? नए सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ये हमारा आज का टॉपिक है। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेज यानी वाक्यों का संश्लेषण। वाक्यों का संश्लेषण। वाक्यों का संश्लेषण से तात्पर्य सीधा सा यूं समझ लें आप कि हमारे पास उपलब्ध होंगे वाक्य और हमें बनाने क्या होंगे? वाक्य। और ये वाक्य जो होगा वो क्या होगा? नया वाक्य होगा। जो हमारे पास उपलब्ध वाक्य हैं ये पुराने वाक्य कहलाएंगे। और एक चीज यहां यह ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि हमारे पास जो उपलब्ध वाक्य होंगे, ये मान लीजिए दो वाक्य उपलब्ध हैं हमारे पास, उपलब्ध वाक्य, ये दोनों के दोनों वाक्य हमारे पास सिंपल होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। तो इन सिंपल सेंटेंसेज से हम एक नया वाक्य बनाएंगे तो वो संश्लेषण की श्रेणी में आएगा। अब किस प्रकार से हम ये नए वाक्य बनाएंगे और किस किस तरीके के वाक्य बन सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने से पहले इस बात पर भी चर्चा करना अनिवार्य है कि पिछली हमारी जो क्लास थी वो क्लास थी हमारी क्लॉजेज की। और क्लॉजेज का जो आपको अर्थ बताया गया था वो बताया गया था उपवाक्य। इसमें हमने एक निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष ये निकाला था कि क्लॉजेज के आधार पर वाक्य जो थे वो कितने प्रकार के थे। देखिए, क्लॉजेज के आधार पर जो वाक्य थे वो तीन प्रकार के वाक्य थे। पहला जो वाक्य था वो था सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो था वो था कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा जो वाक्य था वो था कॉम्प्लेक्स। तीन प्रकार के वाक्य हमने जो बनाए थे वो क्लॉजेज के आधार पर बनाए थे। क्लॉज, उपवाक्य। और हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्लॉजेज यानी उपवाक्य और उपवाक्य होने के लिए जो आवश्यक चीज है वो क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है क्लॉज के अंदर। अब जब हम क्लॉजेज के आधार पर सॉरी
क्लॉजेस के आधार पर जब हमने वाक्यों के प्रकार पढ़ लिए हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिंथेसिस, वो इन्हीं चीजों से संबंधित है। किस प्रकार से हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है, देखिए सेंटेंस हमारे को दिया हुआ है एक सिंपल, दूसरा दिया हुआ है वो भी है सिंपल। इन दोनों, ये हमारे पास कच्ची सामग्री है, इस कच्ची सामग्री से एक नई सामग्री बनानी है और नई सामग्री होगी नया वाक्य। तो जब हम दोनों सिंपल सेंटेंस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशन पैदा हो सकती है। पहली कंडीशन यह है कि जब आप क्लॉजेस को जोड़ेंगे, देखिए सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस का सीधा सा अर्थ यह हुआ कि हमें क्या है, दो वाक्य दिए होंगे और ध्यान देना दोनों वाक्य सिंपल होंगे। अब यहां पर ये जो चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है कि दोनों वाक्य क्या होंगे, सिंपल होंगे, तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए आप। सिंपल क्यों होंगे? क्योंकि उसमें एक क्लॉज होगी, इसीलिए हमने कहा कि वो सिंपल है। क्लॉज एक है उसमें, और एक क्लॉज होने के लिए क्या आवश्यक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ये वाक्य आपका एक क्लॉज वाला वाक्य होगा, और एक क्लॉज वाले वाक्य सारे के सारे वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो सिंथेसिस अर्थात दो वाक्य दिए होंगे, दोनों वाक्य सिंपल होंगे, इन दोनों वाक्यों को मिलाकर जोड़कर हमें एक नया वाक्य बनाना है। तो जब हम एक वाक्य बनाएंगे, देखो दोनों वाक्य सिंपल होंगे, इनको मिलाकर एक वाक्य बनाना है। अब सपोज कीजिए हमने दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक वाक्य बनाया, तो कौन कौन सी कंडीशंस अपने सामने हो सकती है। यह भी हो सकता है कि दो सिंपल सेंटेंस को जब आप मिलाएंगे तो आपका जो बनने वाला वाक्य है, नंबर एक, वो खुद बनने वाला वाक्य भी सिंपल सेंटेंस हो सकता है। नंबर दो, हो सकता है कि नया बनने वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस न होके कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है नया बनने वाला सिंपल और कंपाउंड न होके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। ये तीन प्रकार के वाक्य दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर बनाए जा सकते हैं। एग्जाम में, बोर्ड परीक्षाओं में हमें यह डायरेक्ट किया जाएगा कि दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को आप मिलाकर जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। यह भी हो सकता है दोस्तों कि वो ये कहे कि दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, और यह भी हो सकता है कि इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। कोई से भी कंडीशन हमारे सामने हो सकती है। इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों? ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि जब हमें सिंपल सेंटेंस बनवाया जाता है तो कोई सेंटेंस सिंपल क्यों है ये देखिए, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है, और एक क्लॉज है मतलब जब आप दो सिंपल सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसमें सिंपल बनाने के लिए आपको क्लॉज कितनी रखनी पड़ेगी? क्लॉज एक रखनी पड़ेगी। नया बनने वाला जो वाक्य है उसमें भी एक ही क्लॉज होनी चाहिए। एक क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक ही उनकी वर्ब होनी चाहिए। कुल मिला के नए बनने वाले सेंटेंस में भी एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होनी चाहिए, इसीलिए वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। मान के चलिए आपने जो सेंटेंस बनाया, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपने एक सेंटेंस बना दिया,
उस बनने वाले सेंटेंस में अगर मान के चलिए क्लॉज आ गई दो क्लॉज आ जाती है मान लीजिए, यानी सब्जेक्ट भी कितने आ गए, दो आ गए, वर्ब भी कितनी आ गई, दो आ गई। तो अब आप बताइए, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होता है, तो फिर वो सिंपल कहां रहा। ठीक इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, तो आपका वो जो सेंटेंस है, या तो वो सेंटेंस कंपाउंड होगा या फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन सिंपल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाते हैं तो नंबर एक क्या बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, और सिंपल कितना, एक। दूसरा, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्लॉज एक रखना है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि दो सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाएंगे तो हमें बनाना क्या है, सिंपल बनाना है। मान लीजिए हमें ये कहा गया है कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है एक, दो सिंपल सेंटेंस को मिला के। तो किस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, देखिए, एक सिंपल, ये पहला है अपना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ध्यान रखें, दिया क्या जाएगा, हमेशा जो दिया गया वाक्य है, दो वाक्य हमें दिए जाएंगे और दोनों हमेशा सिंपल रहेंगे। दिया गया वाक्य कभी कंपाउंड नहीं देगा, कभी कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, सिंपल सेंटेंस हमें देगा। तो उन दोनों सिंपल सेंटेंस से हम किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें कुछ तरीके हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम पहला जो तरीका काम में लेंगे, ए वाला तरीका, वो क्या तरीका है, दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो पहला तरीका है कि हम एक कंजक्शन काम में ले लें। और वो कंजक्शन जो हम काम में लेंगे, मान लीजिए वो कंजक्शन है एंड, ये वाला कंजक्शन काम में ले रहे हैं, कंजक्शन एंड द्वारा। ये पहला तरीका है। एग्जाम्पल देखिए इसके, इसका रूल्स देखिए किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। देखिए, मान लीजिए हमें दो सेंटेंस दे रखे हैं, तो दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस है अपना, ही इज माई फ्रेंड। दूसरा जो सेंटेंस है वो है, आर माई फ्रेंड। ये जो पहला हमने टॉपिक लिया है कंजक्शन द्वारा, एंड कंजक्शन द्वारा, कौन से कंजक्शन द्वारा, एंड कंजक्शन द्वारा हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, जैसा कि आपको इसमें नजर भी आ रहा होगा, अच्छे से इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर ही इज माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यहां पर जो दोनों वाक्यों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वो सब्जेक्ट का आ रहा है। तो जहां पर डिफरेंस आ रहा है वहां पर आपको एंड कंजक्शन से जोड़ देना है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ही इज माई फ्रेंड, देखिए ये एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो वाक्य है
ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से मिलके बना है, तो इसमें एक क्लॉज है, एक उपवाक्य है। ठीक इसी प्रकार यू आर माई फ्रेंड, ये एक सब्जेक्ट है और एक इसके अंदर वर्ब है, तो ये भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो इसमें एक क्लॉज है। इसीलिए हमने कहा कि दिया गया वाक्य हमेशा सिंपल सेंटेंस ही होगा। ये भी वाला भी सिंपल सेंटेंस है और ये वाला भी सिंपल सेंटेंस है। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने की जो पहली विधि मैंने आपको बताई वो है कंजक्शन का इस्तेमाल कीजिए। कौन से कंजक्शन का? एंड कंजक्शन का इस्तेमाल आपको करना है। इसमें हो सकता है कि आपके जो दो सेंटेंस दे रखे हैं उसमें अलग क्या क्या हो सकता है। देखिए, उसमें अलग हो सकते हैं सब्जेक्ट, उसमें अलग हो सकते हैं वर्ब, वर्ब का मतलब एक्शन, कोई कार्य। उसमें अलग हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं। तो जो चीज अलग है उस अलग के साथ आपको एंड लगाना है। जैसे ही इसका सब्जेक्ट है, यू इसका सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहां ही इज माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, बाकी सेंटेंस लगभग कॉमन है, एक हेल्पिंग वर्ब का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चीज एक ही है। इसलिए जो सब्जेक्ट अलग है तो सब्जेक्ट के साथ लगा दीजिए। आपका एक सेंटेंस क्या होगा, देखिए, ही, अब आपको जोड़ना है, इसका सब्जेक्ट अलग है यू, तो एंड से जोड़िए ही एंड यू। अब जब दो कर्ता एंड से जुड़ रहे हैं तो बहुवचन हो गए। अब हेल्पिंग वर्ब आप सोचेंगे कि इज लिखना है या आर लिखना है, यानी वह और तुम कितने जने हो गए? दो। और इंग्लिश में द्विवचन होता ही नहीं है, एक के बाद सीधा ही अगर ज्यादा है तो प्लूरल यानी बहुवचन। तो बहुवचन की आपकी हेल्पिंग वर्ब है आर। ही एंड यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, ही एंड यू ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई आपकी वर्ब। आपने एक नया वाक्य बनाया इन दोनों वाक्यों को मिला के, तो बनने वाले नए वाक्य में ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और ये वर्ब का काम कर रही है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है इसके अंदर। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसमें क्लॉज कितने हैं बताइए? इसमें क्लॉज है एक, और जिसमें एक क्लॉज होता है दोस्तों, वो एक क्लॉज वाले सारे के सारे वाक्य जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि हमें जो दो वाक्य दिए गए दोनों सिंपल थे, दोनों को हमने मिलाया। किससे मिलाया? कंजक्शन एंड से। और मिलाने के बाद हमारा ये सेंटेंस बना, और ये सेंटेंस देखिए, ही एंड यू आर माई फ्रेंड्स। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये एक क्लॉज वाला सेंटेंस है। इसीलिए इसमें एक क्लॉज होने के कारण ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसके और एग्जाम्पल्स देखने चाहें तो देखिए, ही इज ए प्लेयर, ही इज ए स्टूडेंट। बताइए कितने सेंटेंस हैं? दो सेंटेंस हैं, इसमें अलग अलग सेंटेंस हैं। क्या दोनों सिंपल हैं? बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एक सब्जेक्ट है एक हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी प्रकार ये दोनों वाक्य सिंपल सेंटेंस है। अब हम चाहते हैं कि इसको एक वाक्य बनाएं इससे, और वो भी सिंपल ही हो। तो सिंपल हो तो मैंने पहला तरीका आपको कंजक्शन का बताया है, किससे? एंड कंजक्शन से। तो हम देख रहे हैं ही इज और ही इज ये समान है, अलग क्या है देखिए, ए प्लेयर और ए स्टूडेंट। तो जो अलग हैं उनके साथ आप कंजक्शन एंड का इस्तेमाल करें। तो ये एक वाक्य आप इससे बनाएंगे, ही इज
ए प्लेयर, अब ये अलग है, यहां एंड लगाइए, एंड ए स्टूडेंट। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस बना। और ये जो सेंटेंस है देखिए, ही इज, वह है, ए प्लेयर एंड ए स्टूडेंट। यहां ये सब्जेक्ट एक है और ये वर्ब एक है। इसका मतलब इसमें जो क्लॉज होगी वो भी एक ही होगी, और एक क्लॉज है तो बनने वाला हमारा जो नया सेंटेंस बना वो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। तो क्या पहला जो तरीका था हमारा कि दो सिंपल सेंटेंस से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और उसका पहला जो तरीका रहेगा वो होगा एंड कंजक्शन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की, बी वाले तरीके की बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो बी वाला जो हमारा टॉपिक है या तरीका है बी वाला, वो बी वाला तरीका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रयोग द्वारा। किसके प्रयोग द्वारा? विशेषण के प्रयोग द्वारा। इसका हम प्रयोग कब करेंगे? मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंस है और पहले वाले सेंटेंस में जो कोई नाउन आई है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं, हरी बॉट ए पेन, ये एक सेंटेंस है, ये एग्जांपल है अपना। हरी बॉट ए पेन, हरी ने एक पेन खरीदा। देखिए सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा देखिए, द पेन वाज ब्लू, द पेन वाज ब्लू। अब आप देख रहे होंगे कि दूसरा जो सेंटेंस है अपना, द पेन ये सब्जेक्ट है और वाज यहां ये वर्ब है, तो इसमें भी एक ही क्लोज है। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे और इनको मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कहा यह गया है कि सिंपल बनाना है, कंपाउंड भी बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम बना रहे हैं दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस। उसका फर्स्ट तरीका हमने पढ़ा कंजक्शन ए के द्वारा, दूसरा तरीका हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव या विशेषण के प्रयोग के द्वारा। एडजेक्टिव यानी विशेषण, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई नाउन आई है और दूसरा सेंटेंस ऐसा है जिसमें उस नाउन की विशेषता आई है। अब देखिए, हरी बॉट ए पेन, हरी ने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि जो पेन खरीदा गया वो पेन कैसा था? ब्लू यानी नीला था। तो आप ये जो ब्लू है, ये नीला है, इसका संबंध किससे स्थापित कर रहे हैं? पेन से। और पेन किसने खरीदा है पता है आपको? हरी ने। हरी ने पेन खरीदा है और पेन नीला है। तो हम एडजेक्टिव से वाक्य को तब जोड़ते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जब एक सेंटेंस की कोई नाउन दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता, ऐसी सिचुएशन हो। हरी ने पेन खरीदा और दूसरे बताया गया है कि वो जो पेन है वो क्या है? नीला है। तो अब हम कैसे यूज करेंगे इसको? देखिए इसका तरीका क्या होगा। यहां देखिए, हरी बॉट, अब देखिए हरी ने क्या? ए पेन, और पेन कैसा है? ब्लू। आप इस पेन की विशेषण को इसके साथ लगा के लिख दीजिए, हरी बॉट ए पेन। अब पेन की विशेषता क्या है? ब्लू, तो हरी बॉट ए ब्लू पेन। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने जो एक सेंटेंस लिखा है
उसमें दोनों सेंटेंस के अर्थ समाहित हो गए क्या? देखिए, हरि ने एक पेन खरीदा और वो जो पेन था वो नीला था। अब देखिए, हरि ने खरीदा ए ब्लू पेन। कौन सा पेन खरीदा? नीला पेन खरीदा। इसीलिए ये जो नाउन है, इस नाउन की विशेषता हो गई ये, और विशेषता को हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। और विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो दूसरे वाक्य में जो विशेषता आई है पहले वाले वाक्य में आई हुई नाउन की, उसको उसके साथ लगा के लिख देंगे। तो बनने वाला जो वाक्य होगा, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, इसमें एक ही वर्ब है। तो आप ये कहेंगे कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हुआ इसके अंदर। और एक क्लॉज किसके अंदर होता है? सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो नया वाक्य बनाया है, ये कैसा बनाया है? सिंपल सेंटेंस बनाया है। इज दैट क्लियर? कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए, हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया है, और आप और चाहें तो बहुत से एग्जाम्पल्स इसे ले सकते हैं। कुल मिला के हरी बॉट ए पेन, यानी ये जो नाउन है इसकी विशेषता देखिए ये है। मैं एक और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल देखिए, आई सा ए मैन। देखिए, ये मैन पे ध्यान देना। आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। वाक्य खत्म। कैसा वाक्य है दोस्तों? एक सब्जेक्ट एक वर्ब। एक सब्जेक्ट एक वर्ब मतलब क्लॉज कितनी? एक। और क्लॉज एक तो मतलब सेंटेंस कौन सा? सिंपल। ठीक है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट में लिख रहा हूं द मैन वाज ब्लाइंड। ये दूसरा वाक्य लिखा मैंने, द मैन वाज ब्लाइंड। अब देखिए, द मैन, ये आ गया सब्जेक्ट, वाज वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मतलब सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक ही क्लॉज बना। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। एक क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, हम किससे जोड़ना चाहते हैं और कौन सा सेंटेंस बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस। और तरीका कौन सा यूज करना है? ए में कंजक्शन एंड द्वारा जोड़ा, बी में हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव द्वारा, विशेषण के द्वारा। और ये कब जुड़ता है विशेषण से? जब पहले वाले वाक्य में कोई नाउन आए और दूसरे वाले वाक्य में उस नाउन की विशेषता आए। तो देखिए, आई सा ए मैन, इस मैन पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा था मैन पे ध्यान दीजिए। मैंने एक व्यक्ति देखा। ठीक है, अच्छी बात है। और द मैन वाज ब्लाइंड, वो जो व्यक्ति था वो कैसा व्यक्ति था? अंधा व्यक्ति था। तो ये अंधा किसकी विशेषता है? जो व्यक्ति मैंने देखा उसकी विशेषता है। तो अब फटाफट से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेंटेंस में, और वो भी सिंपल में। कैसे? आई सा, मैंने देखा ए, मैन तो देखा लेकिन इसकी विशेषता साथ लिखिए। इसकी विशेषता क्या है? ब्लाइंड। वो व्यक्ति अंधा है, तो ब्लाइंड मैन। आई सा ए ब्लाइंड मैन। अब देखिए, दोनों वाक्यों का सार इसके अंदर आ गया है और एक वाक्य बन गया है दोस्तों। आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा व्यक्ति देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह व्यक्ति अंधा था, अर्थात मैंने एक अंधा व्यक्ति देखा। यानी जो नाउन आपके पहले सेंटेंस में आई है और जो विशेषण आपके दूसरे सेंटेंस में आया है, उसको एक साथ लिखना है। और विशेषण नाउन को प्रोसीड करेगा, विशेषण पहले लिखा जाएगा, ब्लाइंड मैन। ओके दोस्तों,
तो इस प्रकार आप और भी एग्जाम्पल्स इसके कर सकते हैं। और हमने कहा कि बनाना कौन सा है, सिंपल। तो सिंपल बना कि नहीं बना, इसकी ट्राई आप बार बार हर सेंटेंस में कर सकते हैं। देखिए आई एक ही सब्जेक्ट है, सा एक ही वर्ब है, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो क्लॉज कितनी, क्लॉज एक, और एक क्लॉज होती ही किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा दूसरा जो था, विशेषण के द्वारा हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद हमारा जो थर्ड ए बी और सी वाला बना क्या रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंस से। और सी वाला पॉइंट है, पहला आ गया कंजक्शन के द्वारा, दूसरा आ गया एडजेक्टिव के द्वारा, और तीसरा आ गया आप देखिए इन्फिनिटिव के द्वारा। इन्फिनिटिव के द्वारा। चलो, दो सिंपल सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ेंगे, अच्छी बात है, जोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फिनिटिव होता क्या है। हम जोड़ेंगे तो तब ना, जब हमें यह पता चलेगा कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो देखिए, इन्फिनिटिव का जो अर्थ है या इसकी जो फॉर्मेशन है, ये किससे बनता है, किससे इसका निर्माण होगा इन्फिनिटिव का। देखिए, इसका मतलब यह है कि कोई भी वर्ब है, मान लीजिए मेन वर्ब। मेन वर्ब्स कौन सी होती है, जो जिसमें कोई ना कोई कार्य होता है, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, हंसना, ये सारी मेन वर्ब्स है। तो मेन वर्ब में जब हम पीछे मेन वर्ब से पहले जब हम टू का यूज कर देंगे, अर्थात देखिए मैंने एक वर्ब ली गो और इससे पहले मैंने लिखा टू, तो टू गो, ये इन्फिनिटिव है। टू मैंने वर्ब लिखी रीड, रीड यानी पढ़ना, टू रीड, ये भी इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का तात्पर्य यह है कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू का इस्तेमाल हो जाए तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो अब हमें यह समझ में आ रही है कि हम जब इन्फिनिटिव से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमें इस प्रारूप का इस्तेमाल करना होगा, मेन वर्ब से पहले टू का। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन्फिनिटिव से जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कब जोड़ेंगे और क्यों जोड़ेंगे, क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब हमें यह पता चले कि हम इसमें इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो सेंटेंस है, ये एक पहला सेंटेंस है, ये एक दूसरा सेंटेंस है। मान के चलें कि पहले सेंटेंस में कोई एक सामान्य क्रिया बताई गई है आपको, इसमें कोई सामान्य कार्य बताया गया है, सामान्य कार्य। किसमें, सेंटेंस नंबर 1 में कोई सामान्य कार्य बताया गया है। और सेंटेंस नंबर 2 जो है आपके पास दूसरा, इसके अंदर उस कार्य के होने का या तो उद्देश्य बताया गया हो या फिर उसका परिणाम बताया गया हो। और जनरली ऐसे जो सेंटेंस आएंगे जिसमें सामान्य कार्य बता दिया और उधर दूसरे सेंटेंस में या तो उसका कार्य का उद्देश्य बताया गया है या उस कार्य का फल या परिणाम बताया गया है, तो जनरली ऐसे सेंटेंस में टू का इस्तेमाल ऑटोमेटिक होकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा ही वर्कड हार्ड, ये वर्कड है, ही वर्कड हार्ड, ये पहला सेंटेंस है।
उसने वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया। कैसा सेंटेंस है दोस्तों? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस है। दूसरा, ही वांटेड टू टॉप द क्लास, ये दूसरा सेंटेंस है। ही वांटेड टू टॉप द क्लास। अब देखिए, ही एक सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, तो दूसरा जो वाक्य हमारे पास है इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। अब अगर आप ये देखें कि टू टॉप, टॉप करना भी वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही रह गया ना। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो दूसरी सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब होना चाहिए था, इसीलिए हम ये कहेंगे इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब इन दोनों को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। मैंने पहले ही कहा कि यदि ऐसी सिचुएशन हो कि पहले वाक्य में कोई सामान्य कार्य बताया गया हो, सामान्य क्रिया बताई गई हो, क्रिया मतलब कार्य, और दूसरे वाक्य में उस क्रिया या उस कार्य करने का कोई उद्देश्य हो या उसका कोई परिणाम हो, ऐसी स्थिति में हम इन्फिनिटिव का यूज करके जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका एक सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे, देखिए ही, ये आ गया वर्कड, ही वर्कड हार्ड, ये पहला सेंटेंस आ गया। अब उसने वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम है या उद्देश्य है आगे वाले में, क्योंकि देखिए वह चाहता था टू टॉप द क्लास, वो कक्षा में टॉप करना चाहता था, ये उसका उद्देश्य था। उद्देश्य आया है, एक में सामान्य क्रिया है, दूसरे में उसका उद्देश्य है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट जो है दोबारा रिपीट हो रहा है, छोड़ दीजिए। अब वो चाहता क्या था, उद्देश्य क्या था, टू टॉप द क्लास, ये उद्देश्य है उसका, इसलिए अब ये वांट को भी छोड़िए, ही वर्कड हार्ड, और यहां से स्टार्ट कर दीजिए, टू टॉप द क्लास। ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा, ही वर्कड हार्ड टू टॉप द क्लास। अब देखिए ये नया वाला वाक्य बना है, इसमें ये ही, ये सब्जेक्ट है, वर्कड ये वर्ब है, ही वर्कड हार्ड टू टॉप द क्लास, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब उसने कठिन परिश्रम क्यों किया, कि वो टॉप करना चाहता था। देखिए ही वर्कड हार्ड, वह उसने कठिन परिश्रम किया, क्या करने के लिए, टू टॉप द क्लास, कक्षा को टॉप करने के लिए। और ये जो इन्फिनिटिव हम पढ़ रहे थे अभी, इन्फिनिटिव, इसका अर्थ ही क्या होता है, देखिए इन्फिनिटिव कैसे बनेगा, इन्फिनिटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा के लिए। अब वर्ब जो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां कर दिया टॉप, तो क्या हो गया, टू टॉप, टॉप करने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, टू लाफ हंसने के लिए, और टू सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, मेरे अगर हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इसका। इसके बाद देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा, दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना हमने पढ़ा। तो कौन कौन सी विधियां उसमें आई, फर्स्ट ए वाली, कंजक्शन एंड के द्वारा, सब्जेक्ट अलग है तो सब्जेक्ट को जोड़ दो, वर्ब अलग है तो वर्ब को जोड़ दो, ऑब्जेक्ट अलग है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। तीनों अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक ही चीज अलग होगी। बी वाला हमने पढ़ा विशेषण के द्वारा, और ये कब काम करेगा, जब पहले वाले सब्जेक्ट में कोई नाउन हो और दूसरे वाले सब्जेक्ट में उस नाउन की विशेषता दी हुई हो, तो उस विशेषता को पहले वाली नाउन के साथ लिख देंगे। तीसरा कौन सा हुआ, इन्फिनिटिव के द्वारा, और इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थ क्या होगा, के लिए, ठीक है। और
अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपना डी वाला। डी अभी भी हम पढ़ क्या रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंस से मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और तरीका होगा अलग। फोर्थ तरीका, डी वाला तरीका, डी वाला तरीका है पार्टिसिपल के द्वारा। पार्टिसिपल के द्वारा। अब देखिए, नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये नाम ही पहली बार सुना है। आप में से कुछ विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो दोबारा आप रिवाइज करेंगे ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो देखिए, पार्टिसिपल से हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने जोड़ा, तो उसका नाम क्या दिया, इन्फिनिटिव। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं? तो देखिए, एक्चुअल में जो पार्टिसिपल होता है वो पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। पहला है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इसमें ये देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं। देखिए, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर आईएनजी लग के आ जाए तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगती है तो वो दो तरह का व्यवहार करती है। इसका एक व्यवहार तो होता है नाउन के रूप में, और एक व्यवहार होता है इसका विशेषण के रूप में। तो मेन वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है और नाउन के रूप में अगर उसका यूज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे जिरंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? जिरंड बोलेंगे अगर नाउन का काम करेगी तो। लेकिन यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है और वो कार्य कर रहा है विशेषण का यानी एडजेक्टिव का, तो फिर हम उसको बोलेंगे पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये हमें देखना है कि वो नाउन के रूप में है तो पार्टिसिपल नहीं है, वो जिरंड है, और अगर वो विशेषण के रूप में है तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, देखिए। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मुझे ये बताइए कि प्लेइंग शब्द देखिए यहां पे, ये किससे मिलके बना है? ये बना है प्ले और इसमें ऐड है आईएनजी। और प्ले यानी खेलना क्या होती है? मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में आईएनजी है तो ये बन गया प्लेइंग। अब मुझे बताइए कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले खेलना लिखा हुआ है। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट ही तो आता है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही तो बनाते हैं हम, ऐसे ही तो बनाते हैं सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है
या फिर प्रोनाउन होता है। दो ही चीज होती है। इसीलिए हमने कहा कि यहां पर प्लेइंग जो है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि नाउन का काम कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल नहीं है, ये है आपका जिरंड। क्या है? जिरंड। तो फिर पार्टिसिपल के रूप में कैसे यूज होगा? देखिए, देखिए वाक्य को पढ़िए। ही डोंट लाइक स्लीपिंग स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए विद्यार्थी हैं, और वो स्लीपिंग कर रहे हैं ऑल टाइम, अच्छी बात नहीं है। इसलिए ही डोंट लाइक स्लीपिंग स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। मैंने कहा था सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो यहां पर प्रोनाउन है। ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गया आपका मेन वर्ब, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ध्यान देना। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन कौन से स्टूडेंट्स पसंद नहीं है उसको? स्लीपिंग स्टूडेंट्स, जो सोते हैं, सो रहे होते हैं, जब भी देखो सोते दिखते हैं, स्लीपिंग स्टूडेंट्स उसको पसंद नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स की विशेषता है, ये विशेषण का कार्य कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसीलिए स्लीप, और क्या है इसमें? आईएनजी। स्लीप आपकी मेन वर्ब होती है, सोना, इसमें आईएनजी जुड़ी हुई है, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी है। ये वाली जो चीज है वो मेन वर्ब में आईएनजी है, और ये काम किसका कर रहा है? विशेषण का। इसीलिए हम कहेंगे कि ये है पार्टिसिपल। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगे और वो कार्य करे विशेषण का, तो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट वाला पार्टिसिपल। और यदि वो नाउन का काम कर जाए, विशेषण का काम नहीं करे, तो फिर वो जिरंड है, पार्टिसिपल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हमें पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है, देखिए पास्ट पार्टिसिपल ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है दोस्तों। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो पास्ट पार्टिसिपल बनेगी उससे। दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन प्रकार के पार्टिसिपल आपको बताए गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा हो गई, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे मिलके बनता है, हैविंग और थर्ड फॉर्म। यदि आपका वाक्य पैसिव में है तो हैविंग जो है इसके साथ में बीन शब्द यूज होगा और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस प्रकार से ये पार्टिसिपल का निर्माण होगा। तो हमने देखा पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब में आईएनजी, और कार्य किसका करे? विशेषण का। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि पैसिव है सेंटेंस तो हैविंग, बीन और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों।
अब इसके द्वारा हम वाक्य को जोड़ेंगे। तो एग्जांपल्स देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य को तब जोड़ेंगे, दो वाक्य हैं तो दो एक्शन आएंगे, दोनों वाक्यों में दो एक्शन आएंगे, एक वाक्य एक एक्शन, दूसरा वाक्य दूसरा एक्शन। तो जो दो एक्शन हैं, दो एक्शन में टाइम गैप लगभग बराबर हो किसके, जीरो के, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। दो एक्शंस में, दो कार्यों में जब लगभग टाइम गैप नहीं होने के बराबर हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, ही saw a lion। पहला वाक्य है उसने एक शेर देखा, ही saw a lion। दूसरा है he ran away, he ran away, वह भाग गया। दो वाक्य हमारे सामने है। अब आप मुझे बताइए, पार्टिसिपल से तो हमें जोड़ना ही है, लेकिन हम प्रेजेंट से जोड़ें कि पास्ट से जोड़ें कि परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ें, किससे जोड़ें? टाइम गैप देखिए, ही सा ए लॉयन, उसने एक शेर देखा, और ही रैन अवे, वह भाग गया। ऐसा तो नहीं होता है कि हमें शेर दिख जाए जंगल में और हम थोड़ी देर तो वह देख ही लेते हैं फिर भागेंगे। टाइम गैप जीरो, इसलिए जैसे ही देखा वैसे ही भाग लिए, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना कैसे है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा के करना है। तो पहला और दूसरा दो कार्य हैं इसमें, जो कार्य पहले हुआ है उसको पार्टिसिपल में बदलो। पहले कौन सा कार्य हुआ है, ही saw a lion, he ran away। पहले भागा गया है या पहले शेर को देखा गया है? पहले शेर को देखा गया है। तो सा आपकी पहली वर्ब है और ये बनती है SEE से। अब इसमें मेन वर्ब सी आ गई, आईएनजी लगा दीजिए। सीइंग, क्या सीइंग करने के बाद, ए लॉयन, यहां पे कॉमा लगाइए, सीइंग ए लॉयन, एक शेर को देखते ही। अब देखिए आगे वाला सेंटेंस लिख दीजिए, ही रेन अवे, फुल स्टॉप। पार्टिसिपल का जब आप यूज करेंगे तो फर्स्ट वाला सेंटेंस जब खत्म हो रहा है उसके बाद पार्टिसिपल वाला, तो उसके बाद आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो सीइंग ए लॉयन ही रेन अवे, हमने सा को सी कर दिया, आईएनजी लगा दिया, ए लॉयन आ गया। और ये ही इसलिए छोड़ा हमने क्योंकि आगे देखिए ये भी तो ही है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। और टाइम गैप बिल्कुल जीरो के बराबर था, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया। ओके। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ये किससे बनता है? इसका फॉर्मेशन होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब टाइम गैप यदि ज्यादा हो तो आप पास्ट पार्टिसिपल काम में ले सकते हैं, आप परफेक्ट पार्टिसिपल भी काम में ले सकते हैं। ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें। द शिप वाज ओवर, द शिप वाज ओवरटेकन बाय द
स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान होता है। देखिए पहला सेंटेंस, द शिप वाज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, जहाज को घेर लिया गया बाय द स्टॉर्म, तूफान के द्वारा। फिर देखिए, द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। पहले में है कि जहाज को तूफान के द्वारा घेर लिया गया, दूसरा है कि उस जहाज ने मेड ए लिटिल प्रोग्रेस, मेड यानी बनाया, किया, लिटिल यानी थोड़ा सा, प्रोग्रेस यानी उन्नति, आगे बढ़ना। यानी जहाज जब स्टॉर्म से घिर गया तो वो बहुत कम दूरी तय कर पाया। तो जैसे ही हमने लॉइन को देखा हम भाग गए थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही तूफान ने घेरा बहुत कम दूरी तय की? ऐसा तो नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया होगा आगे बढ़ने का, टाइम गैप 0 के बराबर नहीं है। तो आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज भी आप कर सकते हैं। जैसा कि देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने बताया था कि आपको हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब बात पेसिव की आ जाए तो हैविंग के साथ में आपको क्या लगाना पड़ता है, याद है ना? हैविंग के साथ में आपको बीन लगाना पड़ता है, और फिर मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक इसी प्रकार मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जब वाक्य स्टार्ट होता है तो पास्ट पार्टिसिपल होता है एक्टिव में। यदि आपका सेंटेंस पैसिव में हो तो आप लिखेंगे BEING, बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट कर लेना दोस्तों, अगर पैसिव में सेंटेंस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा, बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। तो देखिए ये बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आपका सेंटेंस पैसिव में आ गया है। द शिप वाज ओवरटेकन, जहाज को घेर लिया गया। अब देखिए वाज ये बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस नाम आ रहा है तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी आती है, जैसे वाज प्लेइंग, वाज गोइंग, वाज रीडिंग। आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन यहां ऐसा है क्या? नहीं है, यहां ओवरटेकन आया है। इसका मतलब वाज आने के बाद भी यदि आईएनजी नहीं है तो ये सेंटेंस पैसिव में है, और कोई कारण नहीं है इसका। अब पैसिव में है तो कैसे बनाएंगे? देखिए बीइंग से स्टार्ट करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और किसके साथ करेंगे? जो एक्शन पहले हुआ है, ध्यान रखना, जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ यूज करेंगे पार्टिसिपल का। तो जहाज को पहले घेरा गया और फिर उसने बहुत कम दूरी तय की, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? बीइंग से स्टार्ट करेंगे। आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट करेंगे? बीइंग से। तो देखिए बीइंग, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? मेन वर्ब शुरू वाली, ओवरटेकन, ये है। तो बीइंग ओवरटेकन किसके द्वारा? बाय द स्टॉर्म। बाय द बाय द स्टॉर्म। बीइंग ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, कॉमा लगाइए पार्टिसिपल खत्म होते ही। अब देखिए द शिप हमने छोड़ा क्या? द शिप, वो आ गए उधर। द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस, बात खत्म। ये आपका सिंपल सेंटेंस बना। और देखिए कैसे बना सिंपल सेंटेंस। यहां ऊपर वाले में बात करें हम पास्ट पार्टिसिपल में, देखो ही सब्जेक्ट, रेन वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है इसमें। आप कहेंगे ये क्या चीज है? सीइंग ए लॉयन। मैं कह तो रहा हूं कि पार्टिसिपल शब्द क्या है? विशेषता बताता है, तो ये विशेषता है। ही रेन अवे, वो भाग गया। कैसे भाग गया? क्यों भाग गया? एक किसको देख के? लॉयन को देख के। तो ये अपने इस सेंटेंस का मूल पार्ट नहीं है,
सीइंग ए लायन, शेर को देख के हीरे नदी में भाग गया। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो सिंपल सेंटेंस है। यहां देखिए बीइंग ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, ये कंडीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि तूफान से घिर जाने के बाद। अब देखिए द शिप सब्जेक्ट आ गया, मेड वर्ब आ गया, ए लिटिल प्रोग्रेस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये एक ही क्लॉज इसके अंदर है। क्योंकि जो विशेषता होती है, अब आप इसमें देख लीजिए कहाँ है सब्जेक्ट, बीइंग ओवरटेकन, ये वर्ब है, बाय द स्टॉर्म किसके द्वारा, तूफान के द्वारा, बीइंग आउट, ये केवल कंडीशन बता रहा है, इसलिए ये विशेषण के अंदर आएगा। आपका इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक इसी वाक्य को आप इसमें भी बना सकते थे परफेक्ट पार्टिसिपल में। देखिए हमें पता है कि ये पेशू में है, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, ओवरटेकन आया है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकता हूँ। क्योंकि ये पेशू में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और थर्ड फॉर्म से बनेगा, या बताइए हैविंग और बीन और थर्ड फॉर्म से बनेगा, हैविंग, बीन और थर्ड फॉर्म से बनेगा, क्योंकि पेशू में है। तो इसीलिए इसी वाक्य को अगर हम इसमें बनाए तो देखो कैसे बनेगा, हैविंग और ये बीन क्योंकि पेशू में है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओवरटेकन, हैविंग बीन ओवरटेकन किसके द्वारा, बाय द स्टॉर्म, तूफान के द्वारा, कॉमा लगाइए, द शिप मेड अ लिटिल प्रोग्रेस, बात खत्म। ठीक है, तो आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं, सिर्फ दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ी है। उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है, यानी एक क्लॉज होना चाहिए बनने वाले सेंटेंस में, और एक क्लॉज होगा तभी वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो हमने सबसे पहला जो यूज किया वो कंजक्शन एंड का यूज किया। दो वाक्यों में अगर सब्जेक्ट अलग है तो सब्जेक्ट के साथ एंड यूज करेंगे, अगर उनका एक्शन अलग है तो एक्शन के साथ उनका एंड का यूज करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट अलग है तो ऑब्जेक्ट के साथ एंड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था वो था अपना विशेषण के द्वारा। विशेषण के द्वारा जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेज को, तो उसमें सीधी सी बात है, हमने ये बताया है कि यदि पहले वाले वाक्य में जो नाउन आई है, दूसरे वाले वाक्य में उस नाउन की विशेषता आनी चाहिए, उसी विशेषता को उसके साथ लिख देंगे। तीसरा सी वाला हमने किसके द्वारा जोड़ा, हमने जोड़ा उसको इन्फिनिटिव के द्वारा। और इन्फिनिटिव का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले मेन वर्ब से पहले टू का यूज करना इन्फिनिटिव कहलाता है। टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू रीड, टू राइट, टू स्लीप, और इसका अर्थ क्या होगा, के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, टू वीप रोने के लिए, टू लाफ हंसने के लिए, और मैंने ये भी कहा था टू सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चौथा और आखिरी जो आज हमने पढ़ा वो था पार्टिसिपल के द्वारा, कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। तो पार्टिसिपल जो बीमारी है उसको हमने समझा कि पार्टिसिपल होता क्या है, व्हाट इज ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार का है दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी लगे और उसके बाद वो नाउन की तरह काम नहीं करे, वो विशेषण की तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो फिर वो पार्टिसिपल है। यदि वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो फिर वो जिरंड है। ठीक उसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल में हमने देखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से वाक्य स्टार्ट होगा, और यदि पेसिव सेंटेंस है तो बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में हमने चर्चा की। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर ये भी पेसिव में हो सेंटेंस कोई आपका पहला, तो आप हैविंग के साथ बीन का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हमने कुल मिला के आज चार तरीके ए बी सी डी, चार तरीके पढ़े दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के। और हमने ये साथ साथ भूलने की वाली बात नहीं है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब दो एक्शन में टाइम गैप लगभग जीरो होता है, और अगर टाइम गैप ज़्यादा है तो आप आसानी से पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कोई सा भी एज यू विश एज यू लाइक यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए थोड़ा उत्साह और उमंग बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही आपका साथ मिलता रहा
तो निश्चित रूप से ये KMD जो क्लासेज है आपकी समस्त चिंताओं का निवारण जरूर करेगा। थैंक यू बॉयज।